everyone, I am Shivani Solanki and I welcome you all to the Law वाला चैनल जहां पे आज हम डील करने वाले हैं सेकंड लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम सीआरपीसी दैट इज चैप्टर नंबर 26 जहां हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि जब एक इंक्वायरी चल रही है, जब एक ट्रायल चल रही है, जब एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, चलो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हम इसमें इंक्लूड नहीं करने वाले बिकॉज आपके ऑफेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट जो भी ऑफेंसेस है उसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट इंक्लूड नहीं होता है। जब भी कोई इंक्वायरी चल रही है, जब भी कोई ट्रायल चल रहा है और उस वक्त स्टूडेंट्स कोई पर्सन या मैं कहूं अक्यूज्ड पर्सन या फिर जो भी आपकी पार्टीज हैं या विटनेसेस हैं वो जस्टिस के अगेंस्ट ऐसा कोई काम करे, दैट इज टू से सरल भाषा में बोलूं तो चैप्टर नंबर 26 में हम ये पढ़ेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया आपने ड्यूरिंग ट्रायल या ड्यूरिंग इंक्वायरी तो उसके प्रोविजंस क्या होने वाले हैं। हाउ द कोर्ट इज गोइंग टू डील विद द पर्सन जो कि कोर्ट में आके कोर्ट का कॉन्टेम्प्ट करे, तो उस मामले में कोर्ट क्या सारे प्रोविजंस को अपनाने वाला है। दिस हैज बीन गिवन अंडर चैप्टर नंबर 26 provisions as to offenses affecting the administration of justice. Not just this but students अगर हम IPCB उठा के देखें, IPCB देखें स्पेसिफिकली अगर हमारा चैप्टर नंबर 10 देखें हमें काफी सारे ऐसे सेक्शंस दिखने वाले। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सेक्शन नंबर 172, 173 जो कि आपके समन्स के अवॉइडेंस की बात करता है, 174, 174A जो कि आपके एब्सेंस या फिर नॉन अपीयरेंस ऑफ अक्यूज की बात करता है। फिर उसमें हमें ओमिशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स दिखते हैं, थ्रेट के कॉन्सेप्ट्स दिखते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन, रेजिस्टेंस, फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स इंफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? आईपीसी की बात कर रहे हैं। उसी चैप्टर को हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 26 से, जहां ये देखना है स्टूडेंट्स कि जब भी कोई ट्रायल चल रही है उस वक्त अगर कोर्ट का कॉन्टेम्प्ट करे कोई व्यक्ति, देन हाउ द कोर्ट इज गोइंग टू डील विद दैट पर्सन। और एक जनरल रूल यहाँ ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो भी प्रोसीजर दे रखी है वो जनरली समरी ट्रायल वाली प्रोसीजर दे रखी है। क्या दे रखी है? समरी ट्रायल वाली प्रोसीजर। अलॉन्ग विद दिस चैप्टर नंबर 26 में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऑफेंसेस तो दे ही रखे हैं बट अलॉन्ग विद दैट पनिशमेंट भी दे रखा है। दिस इज दैट चैप्टर स्टूडेंट्स जहां मैं कहूंगी कि पीनल प्रोविजंस भी दे रखे हैं। कोर्ट में रहते हुए आपने कोर्ट का कंटेम्प्ट किया है, कोर्ट की अवहेलना की है, कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है, आपने जज साहब के साथ बदतमीजी की, या फिर जज साहब ने बोला कि भाई आपको अपीयर होना है, आप अपीयर नहीं हुए, जज साहब ने बोला कि भाई समन भेजा गया है, समन की आपको अबाइडेंस करनी है, आपको समन को डिसओबीडियंस नहीं करना है, समन का आपको उसको क्या करना है, उसकी पालना करनी है, बट यू डिड नॉट डू, तो फिर यहाँ पे चैप्टर नंबर 26 अट्रैक्ट हो जाएगा। बराबर है ये चीज। इस सेगमेंट को शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले एक बार आपको याद होगा हमने कुछ एक्सेप्शंस डील किए थे, एक्सेप्शंस एज टू टेकिंग दी डायरेक्ट कॉग्निजेंस। तो एक बार सारे स्टूडेंट्स सेक्शन नंबर 195 पर आएंगे। सेक्शन नंबर 195 में हमने क्या डील किया था? 195 में स्टूडेंट्स हमने डील किया था प्रोसिक्यूशन फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। अगर पब्लिक सर्वेंट्स के पास कोई लॉफुल अथॉरिटी थी, वो एक्सरसाइज कर रहे थे स्टूडेंट्स उस लॉफुल अथॉरिटी को, उसका आपने कॉन्टेम्प्ट किया, उनकी आपने अवहेलना की। फॉर एग्जाम्पल पुलिस सर्वेंट एक पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर आया और हमको समन दिया कि मैम यू हैव टू अपीयर इनटू द कोर्ट, या फिर हमारी प्रॉपर्टी को क्या करना है, सेल करना है, मैं उस सेल को रेजिस्ट कर रही हूँ या उस समन की अवहेलना कर रही हूँ, मुझे दी गई तारीख पे मैं वहां नहीं पहुंचती हूँ, या फिर उस समन के सर्विस को अवॉइड कर रही हूँ, भाग रही हूँ, छुपते फिर रही हूँ। 172, 173 समन के केस में आईपीसी। अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स 174 एंड 174A, ये दोनों किसकी बात करते हैं? एब्सेंस या फिर नॉन अपीयरेंस in the disobedience of the any direction that have been given by public servant। आईपीसी के ये सेक्शंस कुछ याद रखना, ठीक है? क्लियर है ये चीज? अब सुनो, तो सेक्शन नंबर 195 को हमने देखा, लेकिन 195 का क्लॉज बी देखिएगा। सब सेक्शन 1 क्लॉज बी से एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर द फॉलोइंग सेक्शंस। कौन कौन से सेक्शंस है? 193 से लेके 196 ऑफ आईपीसी हो गया, 199, 200, 205 एंड 211। जितने भी क्लॉज बी में हमें पॉइंट्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स वो ध्यान रखना, बिकॉज सेक्शन नंबर 195 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी से रिलेटेड यहाँ हमारे पास 3 सेक्शंस आएंगे, 340, 341, 342 एंड 343। बराबर है ये चीज। तो पहले ये समझो 195
सबसेक्शन 1 क्लॉज बी कहता क्या है? इट सेज स्टूडेंट्स कि कोई भी कोर्ट तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगा, कब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगा? तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगा एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ द कोर्ट। मतलब जो ऑफेंसेस हमारे सेक्शन 195 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी ऑफ सीआरपीसी में दे रखे हैं, उन मामलों में, उन ऑफेंसेस के मामलों में कोर्ट तभी कॉग्निजेंस लेगा जब कोर्ट स्वयं एक कंप्लेंट देगा राइटिंग में। क्या देगा? खुद से एक कंप्लेंट देगा राइटिंग में, एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ दैट कोर्ट और बाय सच ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एज द कोर्ट में ऑथराइज। क्यों? क्योंकि अगर आप 195 सबसेक्शन 1 क्लॉज भी देखोगे तो आपको दिखेगा स्टूडेंट्स जनरली यहाँ पे कोर्ट के कंटेम्प्ट से रिलेटेड हमें ऑफेंसेस दे रखे हैं, कोर्ट के डायरेक्शंस की हम पालना नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पे ऑफेंसेस बता रखे हैं। तो सेक्शन नंबर 195 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी की सही मायने में प्रोसीजर बताऊं तो वो कहाँ दे रखी है? वो दे रखी है सेक्शन 340, 341, 342 एंड 343 ऑफ सीआरपीसी, दैट इज चैप्टर नंबर 26। बराबर है? चैप्टर नंबर 26 सीपीसी किससे डील करता है? कमीशन से। बराबर? कुछ कुछ सेक्शंस अगर चैप्टर्स याद रहते हैं तो जरूर याद रखो। चैप्टर नंबर 26 ऑफ आईपीसी, कमाल करते हो मैम, है ही नहीं, ऑब्वियसली नहीं है। ओके चलो, वहां चैप्टर नंबर 26 नहीं है। चलो अब देखो ये प्रोसीजर क्या है। मैंने बोला सेक्शन नंबर 195 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी सीआरपीसी की प्रोसीजर कहां दे रखी है? चैप्टर नंबर 26 सेक्शन नंबर 340 से लेके 343 तक दे रखी। इतना ध्यान रख लोगे तो ये 4 सेक्शंस बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए समझना। अब 195 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी ऑफ सीआरपीसी क्या बोलता है? इट सेज कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट के लॉफुल अथॉरिटी का हमने कंटेम्प्ट किया है कोर्ट में रहते हुए, तो यहाँ पे कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगा जब तक कि कोर्ट खुद से वहां पे रिटन कंप्लेंट ना दे दे। बराबर? तो उसके मामले में पहले पढ़ेंगे 340। 340 कहता है प्रोसीजर इन केसेस अंडर सेक्शन 195 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। अगर हमारे पास मामला ये है तो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं? मैजिस्ट्रेट में आफ्टर कंडक्टिंग द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, मतलब स्टेप 1 क्या हो गया कि यहाँ पे मैजिस्ट्रेट 195 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में सबसे पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे, यानी उसके बाद अगर वो चाहें तो फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड करेंगे, जो भी उन्होंने समझा, देखा, केसेस को सुना, पार्टीज को सुना, उन फाइंडिंग्स को क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे एंड मेक अ कंप्लेंट एंड राइटिंग। उसके बाद वो क्या करेंगे? कंप्लेंट करेंगे राइटिंग में, सेंड इट टू जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैविंग ज्यूरिसडिक्शन। जिस कोर्ट के सामने ऐसा ऑफेंस हुआ है वो क्या करेंगे? यहाँ पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जिनके पास एक्चुअल ज्यूरिसडिक्शन है उस मैटर को सुनने का, उसके पास ही कंप्लेंट भेज देंगे। सिक्योरिटी ले सकते हैं कुछ लोगों से जो भी वहां रिक्वायर्ड है, या बाइंड कर सकते हैं किसी भी पर्सन को कोर्ट के सामने अपीयर होके एविडेंसेस देने के लिए। It can bind any person to appear and give evidences before the court. This is given under your section number 340 subsection, section number 340 with respect to 195 subsection 1 clause B. बराबर है? क्लियर है ये चीज? ओके चलिए, अगर ये क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ेंगे जहां इसके अपील के प्रोविजंस दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? अपील के प्रोविजंस दे रखे हैं। अब देखो इन्होंने ये क्या बोला है, आगे देखो 340 में अगर मैं सबसेक्शन 2 की बात करूं, इन्होंने बोला जो पावर्स हमने यहाँ पर कोर्ट पर कॉन्फर किए कि भाई आप क्या कर सकते हो, ऐसा रिकॉर्ड करने के बाद ये कंप्लेंट राइटिंग में करके आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को तो भेज दोगे, लेकिन सबसेक्शन 2 क्या कहता है? द पावर कॉन्फर्ड ऑन अ कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस में क्या किया जा सकता है? में whether that court has neither made a complaint in respect of that offense nor rejected the application। अगर कोर्ट के पास एप्लीकेशन आई है कि भाई इस मामले से रिलेटेड आप कंप्लेन कीजिए, तो ना तो उन्होंने खुद कंप्लेन की है ना ही उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है। कौन सी एप्लीकेशन को? ये एप्लीकेशन जो ये कहती है सर कोर्ट का कंटेम्प्ट हुआ है, यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन। मतलब ऑफिसर वहां बोल रहा है कि आपको भाई इसको कंप्लेंट देनी चाहिए, ऑफिसर ऑफ कोर्ट देख के है ना 195 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में। तो उन्होंने ना तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया स्टूडेंट्स, ना ही कंप्लेन की है वहां पे, किसने? कोर्ट ने खुद। देन एप्लीकेशन फॉर मेकिंग सच कंप्लेन बी एक्सरसाइज्ड बाय द कोर्ट। ऐसा कोर्ट भी ये पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है। कौन सा कोर्ट? बाय द कोर्ट टू विच सच फॉर्मर कोर्ट इज सबऑर्डिनेट। कहने का मतलब ये है कि जिस कोर्ट के सामने हमने एप्लीकेशन दी कि सर आप कंप्लेन कीजिए, यहाँ पर कंप्लेन राइटिंग में कीजिए, बिकॉज देयर हैज बीन सच कंटेम्प्ट ऑफ एनी पब्लिक सर्वेंट डूइंग हिज लॉफुल ड्यूटी और
एक्सरसाइजिंग एनी पावर अंडर लॉफुल अथॉरिटी। तो जिस कोर्ट में हमने बोला अगर उन्होंने ये एक्सरसाइज नहीं किया तो वो कोर्ट भी ऐसा कार्य कर सकता है जो कोर्ट के सबऑर्डिनेट हमारा फॉर्मर कोर्ट है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जिस भी कोर्ट में ऐसा कंटेम्प्ट हुआ है उसका हायर कोर्ट यहाँ पर ये पावर एक्सरसाइज कर सकता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद, ऐसा रिकॉर्ड्स फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड करने के बाद, कंप्लेन राइटिंग में करने के बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ऐसा मामला भेज सकता है। क्लियर है पॉइंट? ओके, ये हो गया सबसेक्शन 2 में क्या भाई, हायर कोर्ट। हायर कोर्ट भी ये सबसेक्शन 1 में दी गई चीज को कर सकता है। सबसेक्शन 3 क्या कहता है, दैट कंप्लेंट मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी, कंप्लेंट तो करनी पड़ेगी। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये कौन सी कंप्लेंट है, ये कंप्लेंट है विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर 195 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। उधर जो ऑफेंसेस दे रखे हैं उस मामले में तब तक कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा जब तक वो कोर्ट खुद कंप्लेंट ना दे दे, और कोर्ट खुद कंप्लेंट देगा तो कॉग्निजेंस लिया जाएगा, और कोर्ट खुद कंप्लेंट दे देगा तो उसके बाद प्रोसीजर क्या होगी, आ जाओ 340 से लेके 343 तक, बराबर है ये चीज। ओके, तो जब ऐसा कोर्ट कंप्लेंट दे रहा है, मतलब कंप्लेंट उन्होंने राइटिंग में दे दी, तो इस पे साइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए स्टूडेंट? साइन होना चाहिए। साइन किसका होगा? पहला क्लॉज ए बोलता है विद द कोर्ट मेकिंग द कंप्लेंट इज हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट ने कंप्लेंट की है देन बाय द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एज द कोर्ट में अपॉइंट, कोई भी ऐसा ऑफिसर हो सकता है जो कि हाई कोर्ट अपॉइंट करे। क्लॉज बी, इन एनी अदर केस, अगर अदर कोर्ट्स हैं, मतलब हाई कोर्ट नहीं है कोई और कोर्ट है, तो फिर यहां कौन साइन करेगा? by the presiding officer of the court or by such officer of the court as the court may authorize in writing in this behalf। यहाँ पर भी वो खुद से कोर्ट क्या करेगा? ऑथराइज करेगा कोई पर्सन, या फिर क्या करेगा? कोई ऐसा ऑफिसर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट करेगा, या फिर वो कोर्ट खुद से कोई ऑफिसर अपॉइंट करेगा इस बिहाफ में कि भाई आप सिग्नेचर यहाँ पे कर सकते हो। बराबर है, क्लियर है? सेक्शन नंबर 340 क्या कहना चाहता है कि वहां पे कॉग्निजेंस लेना चाहते हो ना 195 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में आप क्या लेना चाहते हो? कॉग्निजेंस लेना चाहते हो, भैया कंप्लेंट करो। तो कंप्लेंट करने के बाद का प्रोसीजर क्या होगा वो तो बताओ। तो 340 में दे रखा है आपको कौन एग्जैक्टली कंप्लेंट करेगा, किसको रिटन कंप्लेंट हमें भेजनी है, कौन उस कंप्लेंट पे साइन करने वाला है। बराबर है ये चीज। नाउ सी, अब क्या है, अपील का प्रावधान दे रखा है। क्या दे रखा है? अपील का प्रावधान। कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपील करेंगे स्टूडेंट्स? कि भाई वो कोर्ट ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। कौन सा एप्लीकेशन? कंप्लेंट करने के लिए। कंप्लेंट करने के लिए कोर्ट ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। ना तो कोर्ट खुद से कंप्लेंट दे रही है, ना ही खुद कोई रिजेक्शन का मामला तो आपकी 340 में आ गया। 341 में बोल रहे हैं कि कोर्ट ने क्या कर दिया स्टूडेंट्स? रिफ्यूज कर दिया ऐसा कंप्लेंट देने से। बोले कि नहीं, हम कंप्लेंट फाइल ही नहीं करेंगे। 195 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में वी आर नॉट गोइंग टू फाइल एनी सच कंप्लेंट ऑन द एप्लीकेशन दैट हैज बीन गिवन इन द कोर्ट। प्लस अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट ऐसी कंप्लेंट डाल दी गई, मैंने कोई ऑफेंस किया था 195 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के अंतर्गत, और कोर्ट में जब एप्लीकेशन डाली गई कंप्लेंट फाइल करने के लिए, तो कोर्ट ने मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर दी। या तो ये सिचुएशन है, या फिर दूसरी सिचुएशन क्या है कि कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया कि सॉरी हम लोग कंप्लेंट फाइल नहीं करेंगे। तो दोनों ही मामले में स्टूडेंट्स हम अपील कहां प्रेफर करेंगे? तो 341 से आप अपील प्रेफर करेंगे हायर कोर्ट में, उससे हायर कोर्ट में। और वो हायर कोर्ट क्या करेगी? डायरेक्शन देगी। किस चीज के लिए डायरेक्शन देगी? कि भाई कंप्लेंट को विड्रॉ कर लो। अगर मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट हो गई तो डायरेक्शन देगा हायर कोर्ट कि भाई कंप्लेंट को विड्रॉ कीजिए। या फिर अगर उस कोर्ट ने जहां रिफ्यूज कर दिया था कंप्लेंट करने के लिए, उसको डायरेक्ट करेंगे प्लीज कंप्लेंट कीजिए, काइंडली मेक अ कंप्लेंट। दिस इज गिवन अंडर 341। एक बार 341 को देखो, सबसेक्शन 1, एनी पर्सन ऑन हुज एप्लीकेशन एनी कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट has refused to make a complaint under subsection 1 or subsection 2 of 340। कोई पर्सन गया कोर्ट में और बोला कि सर आपको हम ये एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, आप क्योंकि जब तक कोर्ट खुद से कंप्लेंट फाइल नहीं करेगा सेक्शन नंबर 195 क्लॉज सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। जनरल रूल याद रखना। तो कोई भी पर्सन गया वहां पे एप्लीकेशन फाइल किया, लेकिन कोर्ट ने क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया, सॉरी घर जाओ, हम तो कंप्लेंट फाइल नहीं करेंगे। ये वही बात होगी जैसे हम स्कूल में छोटे बच्चे थे और हम क्या करते थे? टीचर के पास जाते थे, मैम इस बच्चे ने मुझे मारा, प्रिंसिपल ऑफिस लेके जाओ इसको। ये वही बात होगी। मैम ने रिफ्यूज कर दिया, सॉरी मैं तो नहीं लेके जाती इसको प्रिंसिपल ऑफिस के पास, मैं तो इसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट नहीं करूंगी। दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट ओवर हियर। ओके, और अगेंस्ट whom such a complaint has been made by such court, या फिर जिस पर्सन के अगेंस्ट ऐसा कंप्लेंट एक्चुअली कोर्ट ने फाइल कर दिया है, मे अपील
टू द कोर्ट टू विच सच फॉर्मर कोर्ट इज सबॉर्डिनेट। वो जो फॉर्मर कोर्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो जिस कोर्ट के सबॉर्डिनेट है, मतलब उसका हायर कोर्ट के पास हम अपील कर सकते हैं। may appeal to the court to which the former court is subordinate within the meaning of subsection 4 of section 195 and the superior court may, superior court क्या करेगा after notice to the parties, दोनों parties को notice देने के बाद direction देगा। क्या direction देगा? withdrawal of the complaint or making of the complaint with such former court might have made under section 340 and if it makes such complaint the provisions of that section shall apply accordingly। अगर वो कंप्लेंट फाइल कर देते हैं, कोर्ट को बोला, डायरेक्शन दिया प्लीज मेक फाइल अ कंप्लेंट, हायर कोर्ट ने, अपीलेट कोर्ट ने क्या बोला, आपको कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। अब लोअर कोर्ट जब कंप्लेंट फाइल करा तो सेक्शंस कौन से अप्लाई होंगे? 340 वाले सेक्शंस अप्लाई हो जाएंगे। ओके, क्लियर है? The order under this section and the subject to such order and order under 340 shall be final and shall not be the subject to revision। सेक्शन नंबर 340 में दिया गया कोई भी ऑर्डर क्या नहीं होगा, रिविजन का, उसमें कोई भी रिविजन का प्रावधान नहीं होगा। बराबर है ये चीज? अब सुनो, सेक्शन नंबर 340 और 341 में जब भी कोर्ट ऐसा क्या कर रहा है, ऑर्डर पारित कर रहा है, तो कोर्ट के पास पावर है कि वो कॉस्ट भी दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कॉस्ट भी यहां पर अवॉर्ड कर सकते हैं। 342 पावर टू ऑर्डर कॉस्ट। एनी कोर्ट डीलिंग विद एप्लीकेशन मेड टू इट फॉर फाइलिंग अ कंप्लेंट अंडर 340 और एन अपील अंडर सेक्शन 341। 340 में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कोर्ट को एप्लीकेशन देते हैं कि सर फाइल करो ना इस पर्सन के अगेंस्ट कंप्लेंट। आप 341 में क्या करते हैं? अपील फाइल कर रहे। क्यों? क्योंकि 340 में कोर्ट ने हमारी बात नहीं मानी, हमारे अगेंस्ट कुछ चीज कर दी, या तो मेरी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं की, या मैंने एप्लीकेशन दी तो किसी पर्सन के अगेंस्ट वो एप्लीकेशन फाइल तो कर दी, मतलब कंप्लेंट फाइल तो कर दी, तो वो एग्रीव्ड पर्सन अपील फाइल कर सकता है 341 में। तो जब 340 में मैंने एप्लीकेशन दी या 341 में जब मैं अपील में गई, देन व्हाट कैन कोर्ट डू? शैल हैव पावर टू मेक सच ऑर्डर एज टू द कॉस्ट एज मे बी जस्ट। तो ये कोर्ट बता सकता है भाई कौन कितना कॉस्ट पे करेगा। दिस पावर हैज बीन स्पेसिफिकली कॉन्फर्ड अपॉन योर कोर्ट्स हु आर डीलिंग अंडर सेक्शन 340 एंड 341। तो कहने का मतलब ये कि 340 में हमारा कोर्ट कर रहा है, वो कोर्ट जिसके पास हमने कंप्लेंट दी, एंड 341 में कौन कॉस्ट अवॉर्ड कर रहा है? एपलेट कोर्ट। क्योंकि 341 में हम एपलेट कोर्ट के पास ही जा रहे हैं ना अपील लेकर। बराबर क्लियर है? 343 इट सेज मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस। अब मैजिस्ट्रेट क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? कॉग्निजेंस ले रहे हैं। कहां पे? ये जो हमने 340 में कंप्लेंट फाइल करने के लिए बोला था, मैजिस्ट्रेट ने क्या कर दी? कंप्लेंट फाइल कर दी। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ऐसा मामला भेज देते हैं, तो यहाँ पर जब वो कॉग्निजेंस ले रहे हैं तो कौन सी प्रोसीजर अपनाएंगे? अब ये बताओ प्रोसीजर कौन सी अपनानी है? तो उन्होंने बोला हमारे मैजिस्ट्रेट जब भी कॉग्निजेंस लेंगे तो वो कुछ इस तरीके से डील करेंगे एज इफ द केस इज ऑन पुलिस रिपोर्ट, एज इफ द केस इज ऑन पुलिस रिपोर्ट। सुनो अच्छे से, 343 क्या कहता है? क्वेश्चन आ सकता है और पहले भी एग्जाम्स में आया है। प्रोसीजर ऑफ मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस। अ मैजिस्ट्रेट टू हुम अ कंप्लेंट इज मेड अंडर 340 में जिसने कंप्लेंट किया, और अंडर 341 शैल proceed as far as may be to deal with the cases as if it were instituted on the police report। जिस मैजिस्ट्रेट के पास हमने कंप्लेंट भेजा, ये देखो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास हमने कंप्लेंट लिखित रूप में भेज दिया ना, इसकी बात हो रही है। ये क्या करेंगे? ये करेंगे कि हम उस केस को कुछ इस तरीके से डील करेंगे एज इफ द केस वाज इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। बराबर, दिस इज योर सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? इट सेज where it is brought to the notice of such magistrate, जहां मैजिस्ट्रेट को ये सूचित किया जा रहा है, उनके समक्ष ये चीज लाई जा रही है, और एनी अदर मैजिस्ट्रेट टू whom the case has been transferred, या ऐसा कोई भी मैजिस्ट्रेट जिसको कि केस ट्रांसफर किया जा रहा है, इन दोनों में से किसी भी मैजिस्ट्रेट के नोटिस में क्या चीज लाई जा रही है? that an appeal is pending against the decision arrived at the judicial proceeding out of which the matter has arisen, he may at any state adjourn the hearing of the case until such appeal is decided। अगर इस मैजिस्ट्रेट के नोटिस में हम ये बात लेके आते हैं कि सर एक मिनट आप रुकिए, एक्चुअली जिस मैटर से हम आपके पास ये कंप्लेन लेके आए हैं, उस कंप्लेन के मामले में ऑलरेडी एक अपील पेंडिंग है। क्या है? ऑलरेडी एन अपील इज पेंडिंग ओवर हेयर। अपील इज पेंडिंग अगेंस्ट द डिसीजन अराइव्ड एट द जुडिशियल प्रोसीडिंग आउट ऑफ द मैटर, जहां से ये कंप्लेन अराइज हो रही है। तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे? अपने सामने इस प्रोसीडिंग को एडजॉर्न कर देंगे। क्या करेंगे? एडजॉर्न करेंगे। एडजॉर्न द हियरिंग अंटिल द अपील इज डिसाइडेड। तब तक के लिए इस मैटर को क्या करेंगे स्टूडेंट्स? एडजॉर्न करेंगे जब तक कि अपील डिसाइड नहीं हो जाती। फॉर एग्जाम्पल सुनो,
फॉर एग्जाम्पल हुआ ऐसा, मेरे और किसी ए पर्सन का मैटर चल रहा था कोर्ट में, ठीक है। अब हुआ ऐसा कि मैंने किसी मैटर, आप मान लीजिए कोई क्रिमिनल मैटर चल रहा था, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पे मर्डर के चार्जेस लगे, ओके, एंड व्हाट हैपेंड वाज आई वाज प्रेजेंट इन द कोर्ट। तो बेसिकली मैटर कौन सा है, मर्डर का मैटर चल रहा है, या मान लीजिए कोई हर्ट, ग्रीवियस हर्ट का मैटर चल रहा है, थेफ्ट का मैटर है, कोर्ट में चल रहा है। एंड हुआ ऐसा कि उस वक्त हम दोनों में से किसी एक पक्षकार ने कोर्ट का क्या कर दिया, कंटेम्प्ट कर दिया। 195 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी सीआरपीसी में जो सेक्शंस मेंशन कर रखे हैं आईपीसी के, उस सेक्शंस के अंतर्गत हमने कोई ऑफेंस कर दिया, तो उससे रिलेटेड कंप्लेंट भी फाइल हो गई। और वो ऑफेंस हुआ कब, जब हम ऑलरेडी किसी और मैटर से रिलेटेड कोर्ट के सामने प्रस्तुत थे। तो जब ऑलरेडी किसी और मैटर से रिलेटेड हम कोर्ट के सामने प्रस्तुत थे, उस मैटर्स का जो डिसीजन है उसके विरुद्ध हम ऑलरेडी अपील कर चुके हैं, और यहाँ पे कोर्ट में आए और हमने यहाँ पे मामला खराब कर दिया क्योंकि हमने पब्लिक सर्वेंट का कंटेम्प्ट कर दिया या कोर्ट का कंटेम्प्ट कर दिया। तो कोर्ट का कंटेम्प्ट करने के मामले में जो 343 में मजिस्ट्रेट उस चीज का कॉग्निजेंस ले रहे हैं, उनको पता चल रहा है अरे ये थेफ्ट वाला मामले में तो जो डिसीजन आया ये तो ऑलरेडी पेंडिंग में गया हुआ है। तो ये जो मजिस्ट्रेट के पास हमारे दुर्व्यवहार या कंटेम्प्ट, कोर्ट की अवहेलना के मामले में जो मैटर गया हुआ है 343 में मजिस्ट्रेट के पास, उस पर क्या करेगा, उसको एडजॉर्न कर देगा। कब तक के लिए, तब तक के लिए जब तक हमारा जो थेफ्ट वाला डिसीजन जिसको हमने अपील किया है वो क्या नहीं हो जाता, डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता। वापस से लाइन पढ़ो, देखो, टू whom the case may have been transferred that an appeal is pending against the decision arrived at in the judicial proceeding out of which the matter has arisen। जो एक्चुअली हमारा जुडिशियल प्रोसीडिंग था उसके डिसीजन के विरुद्ध हमारी पेंडिंग अपील ऑलरेडी पेंडिंग है, उस मामले में से जो हमारा एक्चुअल ये 340 वाला मामला अराइज हो रहा है। 340 में मामला कौन सा होता है, 195 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के अंतर्गत, जहां पे मैजिस्ट्रेट क्या करना चाह रहा है, कॉग्निजेंस लेना चाह रहा है। तो वहां पे पहले क्या करना पड़ेगा, कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। तो ये मामला जब चल रहा है, नहीं, हमारा जो थेफ्ट का ऑलरेडी मामला चल रहा था वो हमने क्या कर दिया, अपील में भेज दिया। तो वहां का डिसीजन आने दीजिए, उसके बाद आप देखिएगा कि हाँ ठीक है हमने कोर्ट में कंटेम्प्ट वगैरह किया, उसके बाद वो आगे आप प्रोसीडिंग कीजिएगा। तब तक के लिए हमने जो भी कोर्ट में आके बदतमीजी की है, या हमने कोर्ट को मानहानि पहुंचाई है, या कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है, उसके लिए क्या कर दिया जाएगा, मैटर को कुछ टाइम तक के लिए एडजॉर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, कब तक, अंटिल द अपील इज डिसाइडेड। बराबर है। तो मैं कह सकती हूँ इट्स लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट गो। पहले थेफ्ट वाला ऑफेंस करके आए थे ना हम लोग, अब है जवान है, गुस्सा आता रहता है, बात बात पे कर दिया कोर्ट की अवहेलना, कोर्ट के प्रेमाइसेस में खड़े खड़े। तो जब भी ऐसा कंटेम्प्ट का मामला डील किया जा रहा है तो कोर्ट हैज टू स्टॉप। For what time period? They have to stop till the time my appeal has been disposed of with regard to that matter for which I was actually being prosecuted। बराबर है, क्लियर है चीज। चल आगे चलेंगे। अब ये कुछ बहुत छोटे छोटे सेक्शंस है जहां पे मेरे अनुसार कुछ सिर्फ और सिर्फ कुछ ऑफेंसेस है, लेकिन यहाँ पर कुछ हमें पनिशमेंट्स भी जरूर ध्यान रखनी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समरी प्रोसीजर जहां जहां है वहां मैंने हाईलाइट किया, अच्छे से सुनो क्या मामला है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है स्टूडेंट्स, 344 में समरी ट्रायल होगी किस मामले के रिगार्डिंग, फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस। क्या किया हमने, फॉल्स एविडेंस दिया, इसलिए हमारी समरी प्रोसीडिंग होगी। अब फॉल्स एविडेंस दिया कब, जब आप कोर्ट के सामने प्रस्तुत थे। तो ऐसी समरी प्रोसीडिंग कंडक्ट की जाएगी या तो कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा। वो कॉग्निजेंस लेंगे और प्रोसीजर कौन सी अपनाएंगे, समरी ट्रायल वाली प्रोसीजर अपनाएंगे। उस मामले में क्या किया जाएगा, उस मामले में उस पर्सन को मैक्सिमम 3 मंथ्स तक की सजा दी जा सकती है, या फिर 500 रुपीज का मैक्सिमम फाइन दिया जा सकता है, या दोनों दिया जा सकता है। बराबर है। मुझे कोर्ट में बुलाया, कोर्ट ऑफ सेशन ने, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में, मैंने फॉल्स एविडेंस दे दिया, झूठा साक्ष्य दे दिया, झूठ बोल रही हूँ, आके क्या कर रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ। अब एविडेंस क्या हो सकता है, ओरल एविडेंस भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हो सकता है। मैं फर्जी आधार कार्ड दे रही हूँ, मैं फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट दे रही हूँ, मेरे अगेंस्ट प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है उसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा या फिर कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा चलाई जा सकती है। वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं और प्रोसीजर कौन सी अपनाएंगे, समरी ट्रायल की प्रोसीजर अपनाएंगे। बराबर है, क्लियर है ये चीज। नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, इट सेज, अच्छा एक बार 344 को पढ़ लेते हैं, है ना। 344 पे आ जाइए। 344 देखना ग्राउंड्स क्या क्या है। If at any time of delivery of any judgment or final order, स्टेज कौन सा है, ध्यान रखना, स्टेज बोला जा रहा है स्टूडेंट्स फाइनल जजमेंट के टाइम पे या फिर फाइनल ऑर्डर के टाइम पे। डिस्पोजिंग ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग, जब जुडिशियल प्रोसीडिंग को हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, फाइनली कोर्ट कंक्लूजन पे पहुंच रहा है, तब
कोर्ट ऑफ सेशन और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन टू द इफेक्ट, उनको पूरी प्रोसीडिंग वगैरह कंडक्ट करने के बाद पता चला अच्छा शिवानी मैम झूठा साक्ष्य दिया था, ओके। ओपिनियन टू द इफेक्ट दैट एनी विटनेस अपीयरिंग इन सच प्रोसीडिंग had knowingly or willfully given false evidence, क्या क्या false evidence दिया, और fabricated false evidence with intention that such evidence should be used in such proceeding। ये सारे sections आप इंडियन penal code के साथ कनेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, या तो false evidence दिया या fabricate किया false evidence, बराबर है, ओके। fabricated false evidence if satisfied that it is necessary and expedient in the interest of the justice that the witness should be tried summarily for giving or fabricating false evidence, take cognizance of the offense। देखो कोर्ट को ये महसूस होना चाहिए कि it is important in the interest of the justice, लग रहा है कि भाई ऐसे झूठे गवाहों को तो हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको सजा मिलनी चाहिए। तो फिर यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास क्या कर सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है, और ट्रायल कौन सी होगी, समरी ट्रायल, ओके। After giving the offender a reasonable opportunity of showing cause why he should not be punished for giving the false evidence, try such offender summarily and sentence him to imprisonment for a term which may extend to 3 months or a fine which may extend to 500 rupees or both, बराबर। which may extend to का मतलब है मैक्सिमम इतनी हो सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन सुनो, फिर वही मामला आ गया जिस मामले में जो एक्चुअल मामला चल रहा था शिवानी मैम के अगेंस्ट ऑलरेडी, क्या शिवानी मैम को हमेशा ऑफेंडर बनाते थे, सुनो फॉर एग्जांपल ए कोई पर्सन था, ए पर्सन के अगेंस्ट क्या किया गया, थेफ्ट की प्रोसीडिंग चल रही थी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही थी, कोर्ट में खड़ा था, इसने एक विटनेस को बुलाया, विटनेस ने झूठा साक्ष्य दे दिया उसके अगेंस्ट कि नहीं नहीं ये तो सब कोई और था, ये तो देखो ये तो मेरे पास पूना का टिकट है, ये तो मेरे साथ पुणे में था, पुना को कोई फर्जी टिकट बना के ले आया, बस वाले को या फ्लाइट वाले को बोल के फर्जी टिकट बनवा के ले आया और बोला कि हाँ जी ये तो उस दिन मेरे साथ पुणे में था। तो जब इस पर्सन की स्टूडेंट्स जो प्रोसीडिंग चल रही है थेफ्ट वाली, जो डिसीजन आया इसमें, उस डिसीजन के विरुद्ध अगर अपील या फिर रिवीजन ऑलरेडी पेंडिंग है, और इस थेफ्ट की जब प्रोसीडिंग चल रही थी तो इसके दोस्त ने महानुभाव ने आके क्या किया, झूठा साक्ष्य दे दिया, तो इसको एक बार रोक देंगे। इसके अगेंस्ट हम 344 में समरी ट्रायल चला रहे हैं ना, इस पर्सन के अगेंस्ट, इस पर्सन के अगेंस्ट 344 में कोर्ट ऑफ सेशन क्या कर रहे हैं, समरी प्रोसीडिंग चला रहे हैं ना, तो इस प्रोसीडिंग को हम क्या कर देंगे, स्टे कर देंगे। कितने टाइम तक के लिए, जब तक कि ये थेफ्ट वाली प्रोसीडिंग का डिसीजन में अपील या रिवीजन फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता। स्टे द प्रोसीडिंग इफ अपील और रिवीजन प्रेफर्ड अगेंस्ट द जजमेंट और द ऑर्डर, बराबर है, क्लियर है, ओके। कहने का मतलब यह है कि एक मामले में भाई दोस्त तुम्हें बुलाया था कि हमें बचा दो, तुमने तो खुद अपना भी नुकसान करवाया, मेरा भी नुकसान कराया, खुद भी फंसा और हमें भी फंसाया वापस, बराबर, अंडरस्टूड। सो देखो लास्ट लाइन आपको यही कहना चाहती है, स्पेसिफिकली सबसेक्शन, अगर मैं बात करूं सबसेक्शन 4 की, वेयर आफ्टर एन एक्शन इज इनिशिएटेड अंडर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में इनिशिएशन हो चुका है एक्शन का, मतलब कॉग्निजेंस ले लिया है भाई, तुमने झूठा साक्ष्य दिया है, फॉल्स एविडेंस दिया है, it is made to appear to the court of session or magistrate of first class that an appeal or application for the revision has been preferred or filed against the judgment or the order in which the opinion referred under subsection 1 has been preferred। सबसेक्शन 1 में जो कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया कि हाँ भाई इसने झूठा साक्ष्य दिया है, वो ओपिनियन कहाँ एक्सप्रेस किया था, थेफ्ट वाले डिसीजन में, थेफ्ट की क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ये अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया था। तो थेफ्ट वाली क्रिमिनल प्रोसीडिंग का अपील हो चुका है या रिवीजन हो चुका है, तो उस थेफ्ट वाली प्रोसीडिंग का अपील या रिवीजन का डिसीजन आने दीजिए। उस पर्सन का क्या करना है एग्जैक्टली, उस थेफ्ट वाले ऑफेंडर का, उसका क्या करना है वो डिसीजन आने दीजिए। उसके बाद उसकी प्रोसीडिंग में जिसने झूठा साक्ष्य दिया है, आप उसकी प्रोसीडिंग को वापस से क्या करेंगे, वापस से रिज्यूम करेंगे। तब तक के लिए आपको उसको क्या करना है, स्टे करना है, क्लियर है। has been explained, it or he shall stay further proceeding of the trial until the disposal of the appeal or the application for the revision, and thereupon the further proceeding for the trial shall abide by the results of appeal or application for revision, बराबर है। तो जब ये stay को हम remove करेंगे, वापस proceeding resume करेंगे, तो ये proceeding भी किसके अनुसार होगी, अपील या फिर revision के decision के अनुसार होने वाली है, clear point। Now we will move on to section number 345। 345 ने अब कुछ कंटेम्प्ट के और मामले बताए। प्रोसीजर इन सर्टन केसेस ऑफ कंटेम्प्ट, अगर कंटेम्प्ट किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है स्टूडेंट्स, इफ द कंटेम्प्ट इज इन रिगार्ड टू द ऑफेंस अंडर सेक्शन 175, 178, 179, 180 और 228 ऑफ आईपीसी।
ये लॉफुल अथॉरिटी के अगेंस्ट स्टूडेंट्स कंप्लेन है, ये नहीं कंटेम्प्ट है, बराबर है क्या चीज। 175 178 यहाँ पे नॉन अपीयरेंस का मामला दिखेगा। 179 डील्स टू व्हाट, डील्स एज टू द नॉन अपीयरेंस बिफोर द पब्लिक सर्वेंट व्हेन public servant had the lawful authority, he was legally bound to call you to the police station or call you for giving the answers। लेकिन जैसे 180 में आपने कुछ साइन नहीं किया या स्टेटमेंट नहीं दिया, क्वेश्चंस पूछे आपने उत्तर नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक कंटेम्प्ट माना जाएगा कि आपने कंटेम्प्ट किया है। तो अगर ऐसे ऑफेंस कमिट किए गए हैं कहां पर, सिविल कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में या रेवेन्यू कोर्ट में, तो ये कोर्ट्स अपने आप में क्या कर लेंगे, कॉग्निजेंस ले लेंगे, अपने आप से कॉग्निजेंस ले लेंगे। पर्सन के ऊपर फाइन इंपोज कर सकते हैं मैक्सिमम 200 रुपीज का, एंड फाइन पे नहीं किया, डिफॉल्ट कर दिया, 1 मंथ का सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 मंथ का सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ फाइन, रीड इट विद सेक्शन 65, 66 एंड 67 ऑफ आईपीसी, बराबर है। अमाउंट ऑफ फाइन क्या हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है, बट किसी भी मामले में एक्सेसिव नहीं होगा। सेक्शन नंबर 63 ऑफ आईपीसी, बराबर, अंडरस्टूड। चलिए अब देखो, सो 344, 345 एंड 346 तीनों क्या है, कनेक्टेड है। 344 में तो हमने उस पर्सन को लेके आए जब भाई झूठा साक्ष्य दे दिया। 345 में उसने, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, फॉल्स एविडेंस जब आप कोर्ट में हो तब दे रहे हो। ये जितने भी सेक्शन है 175, 178, 179, ये और भी तरीके के ऑफेंस है, लेकिन फॉल्स एविडेंस से डील नहीं कर रहे हैं, अंडरस्टूड। ये भी ऑफेंसेस हैं और ये भी आपने कोर्ट के विरुद्ध ही किए हैं। देन इन दैट केस सिविल, क्रिमिनल या रेवेन्यू कोर्ट क्या कर सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है। अब 346 ये कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स, प्रोसीजर जहां पर कोर्ट ये कंसिडर करे दैट द केस शुड नॉट बी डेल्ट अंडर 345। कोर्ट को लगता है कि भाई 345 में हम इस मैटर को डील नहीं कर सकते, मैटर तो बड़ा है, 345 में हमको जो ये थोड़ी सी पनिशमेंट दे रखी ये नहीं दे सकते, हम तो इसको ज्यादा पनिशमेंट देंगे। देन इन दैट केस वो अकॉर्डिंगली डील कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि वो 345 के अकॉर्डिंग डील करें। ओके तो देखो 346 क्या लिखा है, if the court in the case considers that a person accused of any offense under section 345 and committed in its view or presence should be imprisonment otherwise than in default of payment of fine, कि भाई जो payment of fine के default में जो punishment दी गई है 1 महीना, इससे otherwise इसको punishment देनी चाहिए, मतलब इससे ज्यादा इसको punishment देनी चाहिए। okay, or that a fine exceeding 200 rupees should be imposed on him, or the court is of for any reason of opinion that the case should not be disposed under 345, कि भाई या तो इसे ज्यादा पनिशमेंट दें या फिर 345 के अकॉर्डिंग तो डिस्पोज ऑफ होना ही नहीं चाहिए, तो फिर कोर्ट क्या करेगा, सच कोर्ट आफ्टर रिकॉर्डिंग द फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस, कि भाई कौन कौन से तथ्य थे उस ऑफेंस से रिलेटेड उनको रिकॉर्ड करेंगे, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे अक्यूज का, एंड देन may forward the case to the magistrate having jurisdiction to try the same and may require the security to be given for the appearance of such person and may require and before such magistrate or if sufficient security is not given shall forward the person to the custody of such magistrate। बराबर है, क्लियर है। और ये मैजिस्ट्रेट किस तरीके से ऑफेंस को ट्राई करेंगे, जिस मैजिस्ट्रेट के पास हम इस ऑफेंस को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, shall proceed as if it was instituted on a police report, जिस मैजिस्ट्रेट के सामने, सॉरी इट हैज टू बी रिटन, एक मिनट स्टूडेंट्स, है ना, यस, ये पुलिस रिपोर्ट वाला मामला हमें यहां लिखना है, जिस जहां पर स्टूडेंट्स 346 में मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि भाई 345 के अंडर हम इस पर्सन को ट्राई नहीं कर सकते, हमें 1 महीने से ज्यादा का पनिशमेंट देना है इस पर्सन को, इतना से फाइन इंपोज नहीं कर सकते, हमें इसको दूसरी तरीके से डील करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद, फैक्ट्स रिकॉर्ड करने के बाद वो कोर्ट क्या करेगा, उस मैजिस्ट्रेट को मैटर फॉरवर्ड कर देगा जिस कोर्ट के पास एक्चुअली, जिस मैजिस्ट्रेट के पास एक्चुअल ज्यूरिसडिक्शन है उस मैटर को डिसाइड करने के लिए। और जिस मैजिस्ट्रेट को वी आर फॉरवर्डिंग द मैटर, विच प्रोसीजर दैट मैजिस्ट्रेट इज गोइंग टू opt or follow, it is the procedure given for the cases instituted on the police report, बराबर, this is given under 346। तो 344, 345, 346 एक साथ पढ़ना है, बस आपको 344 एंड 345 में स्टूडेंट्स ग्राउंड्स याद रखने हैं। 344 में क्या है, फॉल्स एविडेंस दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं स्टूडेंट्स, फॉल्स एविडेंस दे रहे हैं। 345 में क्या कर रहे हैं, 174, 178, 179, 180 एंड 228 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत ऑफेंस हो रहा है।
इन दोनों से, नॉट दोनों से, सिर्फ 345 से रिलेटेड सेक्शन है 346, जो कहता है 345 के अकॉर्डिंग हम डील नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आप फॉरवर्ड कर दीजिए आगे मैटर मैजिस्ट्रेट को, जो कि इस तरीके से डील करेंगे एज इफ द केसेस ऑन पुलिस रिपोर्ट। बराबर समझ आ गया। अब हुआ ऐसा कि 347 बाद में पढ़ेंगे, आपके रेवेन्यू कोर्ट और सब रजिस्ट्रार्स एंड रजिस्ट्रार से रिलेटेड कुछ चीजें बताता है, उसको बाद में डील करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब 348 ये कहता है भाई ऑफेंडर ने अपॉलॉजी सबमिट कर दी, माफी मांग रहा है कि सॉरी सर मैंने जो है ये गलती कर दी और मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। कहाँ पे गलती नहीं करनी चाहिए, किस मामले के लिए अपॉलॉजी कर रहा है स्टूडेंट्स? 345 एंड 346 के लिए अपॉलॉजी कर रहा है वो। तो वहां पे उस पर्सन को डिस्चार्ज किया जा सकता है या रिमिट किया जा सकता है उसका सेंटेंस। ये कंप्लीटली मैजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन है, एज द वर्ड मे हैज बीन गिवन। मे दे रखा है क्या? यस। 348 पढ़ो, डिस्चार्ज ऑफ ऑफेंडर ऑन द सबमिशन ऑफ द अपॉलॉजी। When a court under 345 adjudged an offender to punishment, adjudged an offender to punishment मतलब उसको डिसीजन दे दिया, जाओ भाई सजा भुगतो, दे दिया पनिशमेंट 200 रुपए का या फिर डिफॉल्ट कमिट किया तो 1 महीने का, और हैज अंडर सेक्शन 346 फॉरवर्डेड टू द मैजिस्ट्रेट, या फिर 346 में क्या क्या मैजिस्ट्रेट ने उस मैजिस्ट्रेट को मैटर ट्रांसफर कर दिया जो कि लग रहा है कि भाई यहाँ पे उसको और ज्यादा सिवियर पनिशमेंट देनी चाहिए। तो दोनों ही मामले में, चाहे 345 में खुद से वो मैजिस्ट्रेट ट्राई कर रहा है या 346 में आगे किसी और मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर रहा है, दोनों ही केसेस में यहाँ पर क्या करें? फॉरवर्डेड टू द मैजिस्ट्रेट फॉर रिफ्यूजिंग और ओमिटिंग टू डू एनीथिंग व्हिच इज लीगली रिक्वायर्ड टू डू फॉर एन इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शन। द कोर्ट में तो क्या कर सकता है यहाँ पे? द कोर्ट में डिस्चार्ज द ऑफेंडर, रिमिट द पनिशमेंट ऑन हिज सबमिशन टू एन ऑर्डर और रिक्विजिशन ऑफ सच ऑर्डर और ऑन अपॉलॉजी। जब वो पर्सन ऐसी अपॉलॉजी दे, क्या करे? अपॉलॉजी दे कि भाई हमसे गलती हो गई, 345 में या 346 में आप जो मैटर आगे ट्रांसफर कर रहे हैं ना कीजिए, तो यहाँ पे उस पर्सन को क्या किया जा सकता है? डिस्चार्ज किया जा सकता है, या फिर उसकी पनिशमेंट को क्या किया जा सकता है? रेमिट किया जा सकता है। डिस्चार्ज द ऑफेंडर और रेमिट द पनिशमेंट ऑन द सबमिशन टू द ऑर्डर और रिक्विजिशन ऑफ सच ऑर्डर, रिक्विजिशन ऑफ सच कोर्ट। क्लियर है चीज? ओके, नाउ वी विल कम टू 349 जो ये कहता है इम्प्रिजनमेंट और कमिटल ऑफ पर्सन रिफ्यूजिंग टू आंसर और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। अब 349 में भी ऑफेंस हो रहा है, 344, 345 एंड 349 तीनों में ऑफेंस हो रहा है। 349 में किस चीज का ऑफेंस हो रहा है स्टूडेंट्स? किसी पर्सन को बोला भाई उत्तर दो, नहीं दिया। किसी पर्सन को बोला डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, नहीं प्रोड्यूस किया। तो इस वजह से आपको इम्प्रिजनमेंट किया जाएगा या फिर आपको कमिट कर दिया जाएगा किसी ऑफिसर ऑफ कोर्ट की कस्टडी के लिए। तो कोई पर्सन स्टूडेंट्स अगर आंसर देने के लिए रिफ्यूज करता है या फिर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए रिफ्यूज करता है, तो हम उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट देंगे या फिर ऑफिसर ऑफ कोर्ट की कस्टडी में मैक्सिमम 7 डेज के लिए भेज सकते हैं। ध्यान रखना 7 डेज का मामला याद रखना 349। बराबर है? क्लियर है चीज? एक जगह और क्या हो रहा था, 340 में हम कौन से ऑफेंसेस डील कर रहे थे स्टूडेंट्स? 195 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में वो ऑफेंसेस पर कॉग्निजेंस लेने का प्रोसीजर कहां दे रखा है? 340 में। ओके, क्लियर है? तो इस स्लाइड पे बढ़ने से पहले मैं एक बार क्या करूंगी स्टूडेंट्स, मैं एक बार ऑफेंसेस का क्या करूंगी, एक चार्ट बना दूंगी। ऑफेंसेस का चार्ट देखो बनेगा कैसे। 340 में हम कौन से ऑफेंसेस की प्रोसीजर कर रहे हैं? हम प्रोसीजर कर रहे हैं स्टूडेंट्स 195 सब सेक्शन बी क्लॉज बी के अंडर दिए गए ऑफेंसेस के लिस्ट की। बराबर, जिसमें 341 में आगे क्या बोला? अपील दे रखा है। बराबर, फिर हमें 342 एंड 343 भी पढ़ना है। 342 में क्या बोला? कोर्ट के पास पावर है कि वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कॉस्ट इंपोज कर सकते हैं। 343 में क्या बोला? मैजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस ले रहे हैं उनके पास ये पावर है कि वो जब भी ऐसी मैटर को ट्राई करेंगे तो कैसे ट्राई करेंगे? एज इफ द मैटर वाज ऑन पुलिस रिपोर्ट। बराबर, दूसरा ऑफेंस देखो कहां हो रहा है? 344 में। 344 में किस चीज के लिए हम एक पर्सन को पनिशमेंट दे रहे हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि वो फॉल्स एविडेंस देता है। फिर हम क्या कर रहे हैं? 345 में पर्सन को और पनिशमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं। क्यों ट्राई कर रहे हैं? क्योंकि उसने यहाँ पनिशमेंट किया है 174, 178,
180 हो गया, 228 हो गया। तो जो भी आपको ऑफेंसेस की लिस्ट दे रखी है आईपीसी के, उन ऑफेंसेस के अंडर अगर उसने पनिशमेंट किया है तो, और 345 को कनेक्ट किससे करेंगे, 346 से करेंगे, बिकॉज द मैजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन कि भाई यहाँ पनिशमेंट ज्यादा मिलनी चाहिए। एंड एक और ऑफेंस हो रहा है 349 में, किस चीज के लिए ऑफेंस कमिट हो रहा है कि भाई ऑफेंस यहाँ इस चीज से रिलेटेड कमिट हो रहा है कि उसको हमने बोला आंसर दो, लेकिन उसने आंसर करने से रिफ्यूज किया, या उसने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने से रिफ्यूज किया। तो दोनों ही मामले में हम उसको 349 में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। या तो ये हो सकता है स्टूडेंट्स सिंपल इम्प्रिजनमेंट, या 7 डेज की कस्टडी हम दे सकते हैं ऑफिसर ऑफ कोर्ट को, कि ऑफिसर ऑफ कोर्ट की कस्टडी में रहेंगे आप मैक्सिमम 7 डेज की। बराबर है ये चीज, पनिशमेंट्स आपको याद रखनी है साथ में ही। अब चलेंगे हम यहां पर, यस दिस When registrar और सब रजिस्ट्रार टू बी डीम्ड एज सिविल कोर्ट, हम रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार, ऐसे रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार जिनको की रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंतर्गत अपॉइंट कर रखा है स्टूडेंट्स, उनको सिविल कोर्ट्स कब मानेंगे, हम उनको सिविल कोर्ट्स तब मानेंगे जब स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करे। कब मानेंगे, जब स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करे, तब हम सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार को क्या करेंगे, एज अ सिविल कोर्ट मानेंगे। खत्म कहानी। अब सुनो 350 में एक और चीज बोला, अब 350 में एक और ऑफेंस हो रहा है, अच्छे से सुनना। Summary procedure for punishment for non-attendance by the witness in obedience to the summon, 179 का ऑफेंस हो रहा है यहाँ पे। कौन सा ऑफेंस हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑफेंस हो रहा है 179 का। इनफैक्ट यहाँ पर 174 में बोल सकते हैं, बट 174 में वो क्या नहीं करने दे रहा है, आईपीसी में सर्विस को अवॉइड करना चाह रहा है, लेकिन 179 में बेसिकली वो क्या करता है, नॉन अटेंडेंस कर रहा है। समन भेजा गया लेकिन आया नहीं कोर्ट में, तो यहाँ पर कोर्ट क्या कर सकती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोर्ट समरी प्रोसीजर अपनाते हुए उस पर्सन की ट्रायल कंडक्ट कर सकती है। ट्रायल कौन सी है, ध्यान रखना, समरी ट्रायल है। यहाँ पर दो ही चीजों का नाम अच्छे से बता रखा है, एक तो बोला है पुलिस रिपोर्ट पे और दूसरा बोला है समरी ट्रायल पे। तो 340 में साथ ही साथ 344 में समरी ट्रायल हो रही है। बराबर है, क्लियर है। इनफैक्ट 345 में भी समरी ट्रायल हो रही है। क्लियर, चलो आगे चलेंगे, जहां पर अगर उसने नॉन अटेंडेंस किया, समन भेजा नहीं आया, तो 100 रुपीज का फाइन लगेगा। 350 के अंतर्गत, 350 के अंदर तो ट्राई होगा ही होगा, आईपीसी में भी ट्राई किया जाएगा उसको। 351 में बोला अपील कहां फाइल करेंगे, मैम अभी तो अपील पढ़ के आए। अरे अपील पढ़ के आए हम 341 में, लेकिन वो किसके लिए पढ़ा था, 340 की अपील के लिए पढ़ा था ना हमने। 340 की अपील के लिए हमने यहां पढ़ा था, ये देखो 341 में। बराबर है। अब हम ये देखेंगे कि स्टूडेंट्स जो 344, 345, 349 और 350, ये 4 जगह है जहां ऑफेंस हो रहा है। 344, 345, 349, ये तीनों के ऑफेंसेस की लिस्ट मैंने आपको बता दी थी। अब 350 में भी ऑफेंस हो रहा है। 350 में ऑफेंस कब हो रहा है, नॉन अटेंडेंस कर रहा है बाय द विटनेस, कब, इन द ओबीडियंस ऑफ द समन। तो इन सब की अपील होगी कहां, दिस हैज बीन गिवन अंडर 351। तो 351 में भी अपील दे रखी है एंड 341, उससे 10 सेक्शन पहले भी अपील दे रखी है। तो यहां पर अपील होगी कहां, तो उन्होंने बोला उस कोर्ट में ऑर्डिनरी अपील होगी जहां पर कि आपकी ऑर्डिनरली रूप से हमेशा अपील लाई करती है, कोर्ट टू विच ऑर्डिनरली अपीलेबल। ओके, चैप्टर नंबर 29 अपील का अप्लाई हो जाएगा। एंड अगर हम अपील कर रहे हैं स्मॉल कॉजेस कोर्ट से, तो अपील कहां लाई करेगी, कोर्ट ऑफ सेशन से। अगर अपील लाई हो रही है रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार से, तो कहां अपील फाइल होगी, कोर्ट ऑफ सेशन। मैम ये बताने की क्या जरूरत है, ये बताने की इसलिए जरूरत थी डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज चैप्टर नंबर 29 में इनके रिस्पेक्ट में कुछ नहीं बोला गया। बाकी तो सब बता रखा है कहां से कहां अपील फाइल होगी, रिविजन है, एक्विटल है, कन्विक्शन है, एनहांस्ड पनिशमेंट है, सब कुछ दे रखा है। बट व्हेन इट कम्स टू स्मॉल कॉजेस कोर्ट या रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार, तो विद दैट एस्पेक्ट सेक्शन नंबर 29 में इनका कुछ खास जिक्र कर नहीं रखा है, इसलिए 351 में बोला। अब ये रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार क्यों आए, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए कि भाई रेवेन्यू कोर्ट्स हैं और सिविल कोर्ट्स है, तो उनके सामने भी अगर कंटेम्प्ट होता है, वो बुला रहे, कोई पार्टी नहीं आ रही है, तो ऑफेंस माना जाएगा। देन इन दिस केस कोर्ट ऑफ सेशन के पास उनकी क्या होगी स्टूडेंट्स, अपील होगी। बराबर है, क्लियर है। नाउ मूविंग टू 352, अति 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 महत्वपूर्ण सेक्शन। क्या बोल रहा है, सर्टेन जजेस एंड मजिस्ट्रेट नॉट टू ट्राई एनी ऑफेंसेस कमिटेड बिफोर देमसेल्व्स। कोई जज साहब है, उनके सामने ही कोई ऑफेंस हुआ है, उसका कॉग्निजेंस वो खुद नहीं लेंगे, एक्सेप्ट सेक्शन नंबर
344, 45, 49 एंड 50। ये 4 सेक्शंस का ही क्या किया जा सकता है, मैजिस्ट्रेट खुद से कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अदर देन हाई कोर्ट, अदर देन हाई कोर्ट कोई भी जज क्या नहीं करेगा, अपने सामने हुए किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं लेगा। मतलब हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो खुद के सामने हुए कोई भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकते हैं। ऑफेंस कौन से कमिट होंगे, या तो उनके खुद के सामने या फिर कोई अथॉरिटी का कंटेम्प्ट किया जा रहा है। क्लियर है? एक बार 352 पे और लास्ट सेक्शन की रीडिंग लगा लेते हैं, फिर एक बार चार्ट को सम अप करेंगे। आज चार्ट में आपको क्लास में बना के बता दूंगी। देखो, except as provided under 344, 345, 349, 350, no judge of criminal court other than judge of high court, कोई भी क्रिमिनल कोर्ट का जज, कोई भी क्रिमिनल कोर्ट का जज अदर देन जजेस ऑफ हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट के जजेस को एक्सेप्शन डाल दिया। मतलब जो चीज मैं आगे बोलने वाली हूँ वो हाई कोर्ट के जजेस कर सकते हैं, पर बाकी जजेस नहीं कर सकते क्रिमिनल कोर्ट के। नो जज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट और मैजिस्ट्रेट shall try any person for the offense related referred under section 195। 195 में मेंशन कोई भी ऑफेंस उनके सामने अगर होता है तो वो उसका कॉग्निजेंस नहीं लेने वाले हैं। when such offense is committed before himself or in contempt to the authority was brought before his notice as such judge or magistrate in the course of the judicial proceeding। इसीलिए तो 340 में क्या कर रहे हैं वो, इसीलिए तो 340 में कोर्ट को कंप्लेन लिख के दे रहे हैं। किसको भेजे हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को। बराबर है, क्लियर है चीज। तो अब देखो, मैंने आपको बोला अब इस ऑफेंसेस की लिस्ट में स्टूडेंट्स एक चीज और ऐड होगी। कितने ऑफेंसेस हो रहे हैं, मोटे रूप से देखे जाए तो यहाँ पे 4 तरीके के ऑफेंस हो रहे हैं, लेकिन हमें एक प्रोसीजर भी दे रखी है। प्रोसीजर, एक मिनट स्टूडेंट्स, यस, चैप्टर नंबर 26 का चार्ट देखो कैसे बनेगा। 2 रूप में डिवाइड किया जाएगा इसको। पहले पढ़ेंगे हम क्या स्टूडेंट्स, प्रोसीजर। किसकी प्रोसीजर, 195 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी की प्रोसीजर। दूसरा हमें देखना है ऑफेंसेस क्या क्या हो रहे हैं। तो प्रोसीजर की बात करूं स्टूडेंट्स, तो प्रोसीजर कौन से सेक्शन की होगी, प्रोसीजर हमें दे रखा है 340 में। 340 में किसकी प्रोसीजर दे रखी है, 195 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी की प्रोसीजर दे रखी है। 341 में क्या बोला, इसकी अपील की जा सकती है। और 342 में क्या बोला, कोर्ट के पास पावर है कि वो कॉस्ट अवॉइड कर सकते हैं। 343 में क्या बोला, मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो कॉग्निजेंस लेंगे, तब उस केस को कैसे डील करेंगे, एज इफ इट इज ऑन पुलिस रिपोर्ट। बराबर। अब देखो, अब जब मैं ऑफेंसेस की बात करूंगी, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस। पहले है 344, 344, 345, 349 एंड 350। 344 में क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, हम फॉल्स एविडेंस दे रहे थे। क्या दे रहे थे, फॉल्स एविडेंस दे रहे थे। 345 में क्या बोला कि भाई आपके 174 हो गया, 178 हो गया, 179 हो गया, और कौन कौन से ऑफेंसेस दे रखे हैं स्टूडेंट्स 345 में, यस 175, 78, 79, 80 एंड 228 ऑफ आईपीसी में अगर कोई भी ऑफेंस किया गया तो हम पनिशमेंट दे सकते हैं। और 345 को किसके साथ पढ़ेंगे, 346 के साथ पढ़ेंगे, जहां मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि भाई हम 345 में इस पर्सन को डील नहीं कर सकते, उसको ज्यादा पनिशमेंट देना मांगता है, हम और मैजिस्ट्रेट के पास, जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है, उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे मैटर। 349 ने बोला कि अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, अगर कोई पर्सन 349 में कमिट कर रहा है ऐसा ऑफेंस जहां पर उसने रिफ्यूज कर दिया, किस चीज को रिफ्यूज किया, उसने रिफ्यूज किया कोई आंसर करने से, या फिर उसने रिफ्यूज किया कोई डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने से। He refused to produce a document। क्लियर? तो यहां क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट देंगे हम इस पर्सन को। 350 मेंशन करता है नॉन अपीयरेंस। नॉन अपीयरेंस हो रहा है कब, इन डिसओबीडियंस ऑफ द समन। तो हम क्या करने वाले हैं, उस पर्सन को पनिशमेंट देने वाले। और इन चारों ही सेक्शंस की 344, 345, 349, 315 चारों की ही अपील कहां होगी, 351 में अपील होगी। किस में अपील होगी, 351 में अपील होगी। और एक प्यारा सा सेक्शन है 352 जो क्या कहता है, कोई भी जज या मैजिस्ट्रेट ऐसे ऑफेंस का क्या नहीं करेंगे, ऐसे ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं लेंगे जो कि उसके खुद के सामने हुआ हो, एक्सेप्ट कौन से ऑफेंसेस, 344, 345, 349
एंड 350। ये जो चारों ऑफेंसेस मैंने ऊपर मेंशन किए हैं, इन ऑफेंसेस का ये मैजिस्ट्रेट खुद से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कॉग्निजेंस ले सकते हैं, अदरवाइज ये कभी भी कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। और क्या चीज बोला कि अपने ही सामने हो रहे ऑफेंसेस का हाई कोर्ट तो खुद से कॉग्निजेंस ले सकता है, बाकी कोर्ट्स यहाँ पे ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। सो दिस इज 340, 341, 342 एंड 343। क्लियर है ये चीज? अगर ये चार्ट अब आपको समझ आ गया, जो मैंने स्टार्टिंग में नहीं बनाया था, मैंने सोचा कि आज पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं, रिवर्स थ्योरी अपनाते हैं, पढ़ने के बाद ही स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से चार्ट बनता है। क्लियर है चीज? और एक और सेक्शन हम शायद मिस्ड आउट कर गए, यहाँ पे क्लास में अभी पढ़ा था लेकिन इस चार्ट में मिस्ड आउट कर दिया, दैट इज 347। 347 क्या बोलता है कि कब हम सब रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार को सिविल कोर्ट कब मानेंगे। तो इन्होंने बोला सिविल कोर्ट हम कब मानेंगे, जब स्टेट गवर्नमेंट ऐसा डायरेक्शन दे दे। सो 340, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 348 बच गया ना हमारा, 348 को भी कवर करेंगे अभी हम, ठीक है। सो ये रहा, ओके क्लियर है। सो यस 348 क्या बोलता है, अच्छा 348 बोलता है कि हम क्या कर देंगे, जब वो पर्सन 345 में क्या कर रहा है, अपॉलॉजी दे रहा है, तो 345 के साथ हमें एक और पढ़ना है 348। अगर वो पर्सन अपॉलॉजी देता है तो हम क्या करेंगे, उस पर्सन को या तो डिस्चार्ज कर देंगे, या हम उसको कमिट कर देंगे फॉर 7 days इन द कस्टडी ऑफ एनी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। क्लियर है, समझ आया? और सेशन पसंद आया है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, एंड इन केस यू हैव एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू व्हाटएवर आई हैव टॉट इन द क्लास, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू माय टेलीग्राम ग्रुप शिवानी सोलंकी टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे, यू विल सी अ कमेंट पिन्ड देयर, एंड उस लिंक पे जब क्लिक करेंगे अ चैट बॉक्स विल ओपन इन फ्रंट ऑफ यू वेयर यू कैन ड्रॉप योर मैसेज फॉर मी एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू द सेम वेरी सून। अच्छे से पढ़ाई करते जाओ, इस तरीके से चार्ट बनाते जाओ। आज मैंने क्लास में ही आपके सामने पहले से चार्ट पेश नहीं किया और आपके सामने चार्ट बनाया। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? इसके पीछे उद्देश्य ये था स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ आए कि चार्ट एग्जैक्टली बनता कैसे है। हमको पहले पढ़नी है सारी चीजें। हमने आज सेक्शन 340 से चीजों को स्टार्ट किया और जैसे जैसे चीजें पढ़ते गए हम चार्ट बनाते गए। पहले हमने इतना सा चार्ट बनाया और इन 3 सेक्शंस को ही कनेक्ट किया, फिर हमने 350 पढ़ा, 348 पढ़ा, 346 पढ़ा, तो और चीजों को अक्यूमुलेट करते हुए समझ आता गया कि कौन सा प्रोसीजर के वाइज सेक्शन यहाँ पे कनेक्टेड है। सो दिस इज हाउ सेक्शंस का एक चार्ट बनता है, या मैं कहूँ पूरे चैप्टर का चार्ट बनता है। और ये तभी बनता है जब कम से कम आप 2 से 3 बार पूरे के पूरे चैप्टर को रीड कर लो। पहली दफा में कभी नहीं बनेगा, पहली दफा में तो आपको सिर्फ एक ओवरव्यू मिलेगा, आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली चीजें कहना क्या चाहती हैं। सो ऑलवेज मेक श्योर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चार्ट बनाते हुए जाओ, चीजें इजीली समझते हुए जाओ। अगर नहीं बनाओगे तो दिक्कत होगी। मैं बोल रही हूँ आईपीसी में भी आपको ऐसे चार्ट्स बनाते जाने हैं, 1 2 3 4 5 6 ऑफेंसेस का भी अगर आप इस तरीके से आपको लग रहा है 172 से लेके 190 तक इजीली याद हो जाएगा, नहीं याद होगा, कीवर्ड्स पकड़ना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 172 से लेके 190 ऑफ आईपीसी में आपको कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे। कौन से कीवर्ड्स मिलेंगे? पहला मिलेगा आपको समन का कीवर्ड, जिसमें आएगा सेक्शन नंबर 172 एंड 173। फिर दूसरा कीवर्ड आएगा नॉन अपीयरेंस। कौन सा सेक्शन आएगा? 174 एंड 174A। फिर आपके पास और कीवर्ड्स आएंगे, जैसे ओमिशन का कीवर्ड आएगा। उसके बाद आपके पास आएगा रिफ्यूजल का कीवर्ड, फिर आएगा आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन का कीवर्ड, फिर आपके पास आएगा थ्रेट का कीवर्ड। तो ये सारे कीवर्ड से हम क्या कर सकते हैं, वो सारे सेक्शंस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, जो आपस में सिमिलर चीजें बात कर रहे हैं, ठीक है। या फिर मैं कहूं फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स एविडेंस की भी बात की जाएगी। रिफ्यूजल टू गिव आंसर और रिफ्यूजल टू टेक ओथ और अफर्मेशन, रिफ्यूजल टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट, ये सारे सेक्शंस आपको एक साथ कंसोलिडेट करके लिखने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ते जाइए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते जाइए। फाउंडेशन बैच की जो भी हम क्लासेस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको मिलने वाली है। लॉ वाला टेलीग्राम चैनल पे तो क्लास के अपडेट्स मिलेंगे, इनकी पीडीएफ आपको मिलेगी स्टूडेंट्स पीडब्ल्यू ऐप से। पीडब्ल्यू ऐप में आप जाएंगे, लॉ फाउंडेशन बैच को एनरोल करेंगे, एंड फ्रॉम देयर यू कैन कलेक्ट ऑल द पीडीएफ्स एज वेल एज ऑल द डीपीपीज, दैट इज डेली प्रैक्टिस पेपर्स, एंड ऑल्सो अटेम्प्ट द क्विज दैट आर बीइंग
अपलोडेड ओवर देयर ऑन द डेली बेसिस। जितने भी मेजर लॉज यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं उन सब के MCQs क्विज फॉर्मेट में वहां दिए जा रहे हैं। यू कैन एनालाइज योर प्रिपरेशन। अब हम लोग लगभग CRPC को कल हम CRPC को फिनिश कर देंगे, जहां मिसलेनियस प्रोविजंस पढ़ेंगे। आखिरी चैप्टर कल हम पढ़ने वाले हैं एंड उसके अगले 2 दिन अति महत्वपूर्ण इसलिए रहने वाले हैं बिकॉज देयर आई एम गोइंग टू शेयर अ टाइम टेबल विद यू with respect to the duration that is given under your CRPC and the important amendments। कौन सा amendment कब हुआ, किस objective के साथ हुआ, किस केस के पर्सपेक्टिव में हुआ है। कुछ चीजें हैं जो हमने सेशन के दौरान इसलिए नहीं ली कि उस चार्ट में कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। तो एक टाइम टेबल तो क्या, एक तरीके का टैबुलर फॉर्म में चार्ट आपका रेडी होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द टाइम ड्यूरेशन गिवन अंडर योर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। CPC हो गया, CRPC हो गया, IPC हो गया, इंडियन एविडेंस एक्ट हो चुका है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो चुका है, माइनर लॉज हो गए हैं। इन सब के टाइम टेबल का चार्ट आपके बैरेट में होना ही होना चाहिए। टीचर नहीं करवाता है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप करें, लेकिन द सब्जेक्ट्स दैट आई एम गोइंग टू डील विद आई विल मेक श्योर टू प्रोवाइड यू द चार्ट इन द क्लास इटसेल्फ। वो चार्ट अगर मैं बना रही हूं तो आपकी सिर्फ इतनी सी ड्यूटी बनती है कि उसको याद कर लेना बस। CPC का भी मैं सोच रही हूँ एक चार्ट जरूर जब भी ऐसा बनाऊंगी, तो सिंस आई एम नॉट डीलिंग विद CPC ऑन दिस प्लेटफॉर्म तो मैं हो सकता है अपने ग्रुप पे सर्कुलेट कर दूं, लेकिन पहले CRPC का करेंगे। CPC का मैं कमिटमेंट नहीं दे रही हूँ अभी, ठीक है। CRPC का टाइम टेबल मैं जरूर आपके साथ आई थिंक 1-2 दिन में हम सेशन डील करेंगे तो उसमें जरूर शेयर कर दूंगी। बाकी ऐसा कुछ माइनर लॉस का टाइम टेबल होता है, यू कैन सी इट ऑन माय ग्रुप। आई कीप ऑन शेयरिंग दोस विद द स्टूडेंट्स। जैसे एग्जाम कोई नजदीक आता है तो चाहे एक्ट नंबर हो गया है, अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, ईयर का कमेंसमेंट हो चुका है, प्रेसिडेंट्स असेंट हो चुकी, तो वो आपको वहां पे जरूर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, so that was all from my side in today's session. I hope you all have enjoyed this session. Now we will meet in another new session. Till then, thank you so much.